तो हम लोग का पहले प्राचीन भारत में चलते हैं इतिहास में। तो हम लोग का आज का होमवर्क था यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश, है ना। आइए सर, पहला यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। अब बताने इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिंघन था। बताइए सर कि इस वंश का सबसे अंतिम स्वर्ण शासक कौन था? रामचंद्र था। इसको किसने हरा दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बताइए होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। अच्छा, होयसल वंश किस वंश का शाखा था? यादव वंश का शाखा था। अब बताना होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बीरबलाल तृतीय, जिसे किसने हराया था? होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? होलीवुड कर्नाटक और द्वार समुद्र। कदम वंश का संस्थापक और इसकी राजधानी कहाँ थी? वनवासी। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। और बताना है सर कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक कौन थे? माधव प्रथम थे। अब बताना है गंग वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? कुलाल। आगे कहाँ चला गया सर? तलकाड़ में। बताइए काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। अब बताना है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रतापी शासक कौन था? गणपति था। और बताइए सर गणपति ने अपना राजधानी कहाँ संत किया था? वारंगल में किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतापरुद्र था। चलिए अब लिखिए होमवर्क में सर, कल याद करना है पाल वंश। पाल वंश कल का होमवर्क लिखिए। पाल वंश एक आदमी लिखता है, डाल देगा ग्रुप में, एक आदमी लिख रहा है पाल वंश, कल पूरे करके आना है। लिख लीजिए सेन वंश भी लिख लीजिए। पाल वंश सेन वंश दोनों को याद करके आना है। पाल वंश सेन वंश। आइए अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत का। उसमें कहाँ था? तुगलक हो गया था ना जी। आइए सईद वंश का समय काल। सईद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। बताइए सर कि कौन से सल्तनत के शासक ने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था? खिज्र खां ने। रईतिल आला का ये उसका था तैमूर लंग का सेनापति। सर इसका मतलब रईतिल आला का उपाधि धारण करके खुश था। अब बताइए सर खिज्र का किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। बताइए लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को कहाँ का बनाया शासक? दीपालपुर का। खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को। खिज्र खां का मृत्यु कब हो गया? 20 में 1421 को। खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या था? इसका कौन सा उपाधि धारण किया था? शाह का। अब बताइए सर यहया बिन सरहिंदी किसका दरबारी था? मुबारक खां का। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तारीखी मुबारक शाही। अब बताना यमुना के किनारे किस नगर का स्थापना मुबारक शाह ने किया था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। इस वंश का समय काल बताइए कितना से कितना? 51। और इसका समय काल कितना था शासन का? 37 वर्ष था। अब और कौन दिए थे? लोधी दिए थे। चलिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अब बताइए सर उसके बाद दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन हुआ? बहलोल लोधी हुआ। बहलोल लोधी ने कौन से केस चलवाए थे? बहलोल से केस चलवाए थे। बताइए बहलोल लोधी अपने सरदार को किस नाम से पुकारता था? मकसद अली के नाम से पुकारता था। अपने सरदार के खड़ा रहने पर स्वयं खड़ा कौन रहता था? बहलोल लोधी। अब बताइए बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या था? निजाम खां। यह कौन सा उपाधि धारण कर स्थापित हुआ सिंहासन पर? सुल्तान सिकंदर शाह। बताइए आगरा नगर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर ने। कब किया था?
1504 में किया था। भूमि के मापन के लिए गढ़िया सिकंदरी का स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी ने किया था। गुल्लुखी शीर्षक से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। बताइए सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ से कहाँ स्थापित किया? दिल्ली से आगरा। अब बताना है कि इसने किस पुस्तक यानी किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया, किस नाम से? आयुर्वेद पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया कौन सा? फरंगी सिकंदरी के नाम से। और इसने क्या किया था? किस मंदिर के मूर्ति को तोड़कर मांस तोड़ने के लिए। अब बताना है कि सिकंदर लोदी का मृत्यु किस कारण से हुआ? गले के बीमारी के कारण उसका मृत्यु हो गया। और बताना है कि इसका पुत्र कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। पानीपत का पृथ्वी किसके मध्य हुआ था? अच्छा बताइए सर, वो कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया था? इब्राहिम लोदी, ठीक ना। इब्राहिम लोदी अपने युद्ध में मारा गया था। अब बताए मोट के मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। इसमें इतना ही था। अब बताइए सर इसके बाद 1605 में अगला लिखिए होमवर्क में। अब विजयनगर कल पूरा करके आना। कल का होमवर्क कहाँ से कहाँ था? आधुनिक इतिहास में। हाँ चलिए बताइए बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट का अनुमति दिया था? शाह सूजा ने। कब दिया था? 1651 में। अब बताया सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल 3 गांवों का भुगतान कर कोलकाता नगर का स्थापना किया था? बताइए सर 1698 ईस्वी में 1200 रुपये भुगतान कर सूतानती, कालीकाटा, गोविंदपुर गांव को मिलाकर कोलकाता का स्थापना हुआ। और वास्तुकार कौन थे इसके? जॉब चार्नॉक। कब? 1698 ईस्वी में। अब बताना है कि यहीं से कौन नदी बहता है? हुगली नदी कोलकाता से बहता है। और हुगली का सहायक नदी कौन सा है? वो तो गंगा जब प्रवेश करता है पश्चिम बंगाल में, पूरब की ओर बहने वाला धारा कौन सा था? भागीरथी। और दक्षिण दिशा में बहने वाले धारा हुगली बहते हैं। और हुगली नदी का सहायक कौन सा है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी पर ही भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। और स्थापना कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बताइए नदी घाटी परियोजना जो किया गया था स्थापना, किसके मॉडल पर आधारित था? अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित था। चलिए अब बताना है इसके बाद कि बताइए भारत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी कहाँ स्थापित किया गया और किसने किया? सूरत में। किसने किया था? फ्रैंक कैरो ने। कब किया था? 1668 में किया था। अब बताइए इसके बाद कि बताना है कि इसके बाद बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 हुआ। अच्छा ये जो है एला सापेल की संधि के द्वारा ही बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का मतलब अच्छा किसके मतलब कि यह जो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था किस संधि के पश्चात खत्म हो गया? कर्नाटक का युद्ध कौन सा? यह जो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो समाप्त हुआ था, यह मुख्यतः जो हुआ था संधि कौन सा? एला सापल का संधि हुआ था। अब बताइए दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49 से 54। अब बताना इसमें फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले, जो कि हार गया था। अब बताइए इसको बुलाकर उसके स्थान पर किसे बनाया गया फ्रांस का गवर्नर? गोडेहू को बनाया गया था। अब बताना है कि इसमें किस संधि के पश्चात इस युद्ध का अंत हो गया? पेरिस संधि का अंत। अब बताना है इसके बाद कि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांस से कब छीन लिया? 61 में। पेरिस का संधि के द्वारा अंग्रेजों ने किसको छोड़कर शेष प्रदेश लौटा दिया? छोड़ करके लौटा दिया। अब बताना है कि ये भारत में आज़ादी तक
फ्रांस का भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो फ्रांस के कब्जे में था? अंडमान निकोबार। कौन सा था? गोवा, अंडमान निकोबार। चंद्रनगर नहीं था, बाद में ले लिया था पुनः अंग्रेज से। ये चंद्रनगर भी इसी का हिस्सा बन गया था। आइए अगला लिखिए, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बॉडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और इसमें अंग्रेज सेनाकृत कौन कर रहा था? आयरकूट। और बताइए इसमें कौन हार गया था? फ्रांसीसी। अगला अब लिखिए, बंगाल पर कितने देश से होकर गुजरता है? कर्क रेखा 10 देशों से। कितने महादेश से? 3 महादेश। और कितने राज्य से? 8 8 राज्य से। अब मकर रेखा कितने देश से? 10 देश से। अब बताना है विषुवत रेखा कितने देशों से? क्या जी? 12 देश से। हाँ, अब बताना है इसके बाद, अब बताना है मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं? नहीं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अब बताना है सर कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। बताइए उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। अब बताना है देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? भैया आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब विषुवत रेखाओं के मध्य का दूरी, विषुवत रेखाओं के मध्य का दूरी कितने का होता है? 111.32 किलोमीटर का होता है। अब बताना है 180 डिग्री पश्चिम, बताना है सर के प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखाओं को क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। और दाईं ओर क्या बोलते हैं? पूर्व देशांतर कहते हैं। अब बताना है सर कि एक डिग्री देशांतर का दूरी तय करने में पृथ्वी कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात जाता है। 2 देशांतर मध्य का दूरी क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। 0 अंश अक्षांश 0 अंश देशांतर किस महासागर काटती है? अटलांटिक महासागर को काटती है। ठीक है सर, आगे अब लिखिए इसमें होमवर्क में। संक्रांति से याद करना है सूर्य। मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, माफ करना सर, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस नाम से लिखने के लिए संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को सलाह दिया था? चलिए, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को मौलिक अधिकार को किस नाम से लिखने के लिए सलाह दिया था? हम बताते हैं सर। कहते हैं सर संविधान सभा ने, मतलब जो अधिकार जनता को प्राप्त होता है, जो देश या संविधान तथा राज्यों द्वारा दिया जाता है, इसको लेकर के आपस में पटाक्षेप हुआ। तब संविधान सभा ने बोला कि जो अधिकार हमारे देश के संविधान द्वारा जन्मजात दिया जाएगा देश के नागरिक को, उन्हें मौलिक अधिकार 1 कहा जाए, और जो अधिकार राज्य सरकार जनता को प्रदान करेगी उसे मौलिक अधिकार 2 कहा जाए। आगे चलकर भीमराव अंबेडकर ने बोला इनके सलाह को सुना जाएगा, समझा जाएगा। उन्होंने क्या किया? मौलिक अधिकार 1 को मौलिक अधिकार का नाम दिया और मौलिक अधिकार 2 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से पुकार दिया। तो बताइए सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब हुआ कि राज्य एक कल्याणकारी, मतलब राज्यों जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा और राज्य के संसाधन में नागरिकों को सुविधा अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधा। बिल्कुल, मतलब कहने का अर्थ भी कह सकते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो सरकार जनता को प्रदान करती है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग 4 में उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो सरकार जनता को प्रदान करती है, और भाग 3 मौलिक अधिकार में उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो संविधान भारतीय नागरिक को जन्मजात प्रदान करती है। तो भैया पहला सवाल, भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? अब बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में किया गया है? 51 तक किया गया है। अब बताना है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से भारत में लिया गया? आयरलैंड। 1937 में आयरलैंड से लिया गया और आयरलैंड में स्पेन के संविधान से लिया गया था। अच्छा,
आयरन स्पेन के संविधान से। अब बताइए सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका मतलब इसमें किस प्रकार के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसमें जो है बोले तो मतलब राज्य सरकार जो है या राज्य जो है अपने नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा का मतलब वर्णन है। ठीक है। और इसमें उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिसको पाने के लिए व्यक्ति न्यायालय के शरण में नहीं जा सकता, है ना, प्राप्त नहीं है। अब बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर बात करते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अब बताना है इसमें कि ये जो मतलब कि संविधान का जो भाग 4 है, तो भाग 4 में यह जो भाग 4 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस नाम से पुकारा है? इसको जो है भारत को विशेषता वाला मतलब कहा है। भारतीय संविधान का अनोखा विशेषता के नाम से भाग 4 को पुकारा है। संविधान की भाग 4 अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का अनोखा विशेषता के नाम से भीमराव अम्बेडकर ने पुकारा है। और संविधान का आत्मा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है और संविधान का कुंजी प्रस्तावना को कहा है। अब बताइए सबसे पहला कि अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में राज्य का वर्णन है, अर्थात बोले तो ये संविधान के द्वारा राज्य जो है जिस प्रकार अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार में राज्य कहा गया, उसी प्रकार यहाँ राज्य में अलग अलग मतलब क्षेत्रों को संबोधित किया गया है। मतलब इसमें राज्य सरकार के जनता के प्रति दायित्व का उल्लेख किया गया है, अर्थात राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में है कि इसमें नहीं कर सकता है या इसकी विशेषता को लागू कर, अर्थात इससे संबंधित किसी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। अब बताइए अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में वही है कि सामाजिक, आर्थिक और मतलब राजनीतिक न्याय को देखते हुए और अवसरों की असमानता को दूर करने के लिए इसमें मतलब कोशिश किया जाए, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए। अच्छा ये बताओ अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में है निःशुल्क एवं विधिक सहायता। नहीं, 39 के क में 39 में है समान काम के बदले समान वेतन। आर्थिक न्याय का अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का स्थापना का उल्लेख है। अच्छा बताइए ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है? ग्राम पंचायत अनुसूची 9 में है। अनुसूची 11 में। याद रखिए ग्राम पंचायत भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में और ग्राम पंचायत संविधान के भाग 9 में। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद भाग कौन सा? तो भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 40 में। अनुसूची कौन सा? तो 11 में। और भाग कौन सा? भाग 9 में। ठीक है। अब आइए सर बताइए अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ विशेष दशाओं में शिक्षा, लोक सहायता, मतलब शिक्षा, लोक सहायता मतलब वृद्धावस्था के बेरोजगारी के समय में जो है लोक सहायता पाने का अधिकार है। हाँ मतलब कह सकते हैं विशेष परिस्थिति में जनता को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मान लेते हैं गांव का कोई बच्चा है, पढ़ने बहुत तेज है, मुखिया जी को लगता है ये बच्चा है कुछ कर सकता है, तब वो जाएंगे सर कहाँ पे? हमारे मतलब प्रखंड के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, बताएंगे बच्चे में टैलेंट है, ये आगे बढ़ सकता है, तो उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी उसको अपने कोटा से पैसा देकर उस शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। अब कोई व्यक्ति अपाहिज हो गया है, अब अपाहिज उसके पास पैसा नहीं कि व्हील चेयर ले पाए, तो उसके लिए क्या होगा सर? मुखिया जी, सरपंच जी जा करके हमारे जो प्रखंड के अधिकारी उनको बताएंगे, तो प्रखंड के अधिकारी अपने कोटा में से उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब बताइए अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है मतलब और प्रसूति को मतलब विशेष सहायता। हाँ तो प्रसूति सहायता किसमें है? 42 में है। कन्फर्म है? 43 में तब क्या है? 43 में मजदूरों को उचित मजदूरी और बहुत अच्छा कुटीर उद्योग का स्थापना 43 में है। बताइए सर कुटीर उद्योग क्या कहलाता है? हाँ छोटे स्तर पर होने वाला उद्योग जिसको मुख्यतः घर में आप कर सकते हैं, अगरबत्ती का उद्योग, मोमबत्ती का उद्योग। अच्छा अनुच्छेद 44 में क्या है? हाँ नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में क्या है?
निःशुल्क शिक्षा है कि स्वास्थ्य है? नहीं, शिक्षा है। एक बार देख लो, इस बार स्वास्थ्य का बात करेगा। है, देखो भाई, देखो एक बार थे आप लोगों को हम, इसमें नहीं है। 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य और कहते हैं कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और बताइए कौन सा है? 86वां संवैधानिक, अरे भाई सुन लो, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। अब बताइए सर, अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST उनके कल्याण के लिए मतलब शिक्षा वाला था मौलिक अधिकार में, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य इंडिकेट कर रहा है। अब बताइए अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुजाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक ऐसे परिवेश आदि में सुधार करने का कर्तव्य का उल्लेख किया गया। इसी कारण सर ओबीसी गर्ल्स को अलग से क्या मिलता है सर? मल्टी स्कॉलरशिप मिलता है। SC लड़कियों को अलग से पैसा मिलता है ताकि उनका विकास हो सके। अगर चाहे राज्य सरकार तो जो लड़कियों को मिलता है, SC ST लड़कियों को जो मिलता है स्कॉलरशिप मिलता है, तो सरकार इसको बंद कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति जा करके यह बोले पटना हाई कोर्ट में कि सरकार ने मेरा स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, तो पता क्या बोलेगा उच्च न्यायालय? बोलेगा इस पर हम फैसला नहीं पाएंगे, परंतु आप चाहें तो 5 साल में अपने मत का प्रयोग करके आप सरकार के कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं और अपने मत से आप न्याय दे सकते हैं। अर्थात संविधान के भाग 4 में न्याय करने का किसके पास है? संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लेख है। उनके कर्तव्यों पर न्याय करने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। जनता 5 साल में अपने मत का प्रयोग करेगी, कार्य का उनके अवलोकन करेगी और उनको चाहे तो उन्हें हटा भी सकती है या फिर पुनः उसको ला भी सकती है। अब बताइए 48 में क्या, 47 में क्या है? जनता के जीवन स्तर को उच्च करने है, स्वास्थ्य और अनुच्छेद, अच्छा बताइए शराबबंदी बिहार में कौन अनुच्छेद बंद किया गया? 47। बताइए सर, कहते हैं लोक स्वास्थ्य में सुधार करने, सर इसमें बोलते हैं हम लोग कि सामाजिक परिवेश में सुधार करने। बताइए लोक स्वास्थ्य, शराब पीना क्या है? स्वास्थ्य में हानिकारक है। इसी कारण जानते हैं जो बिहार गवर्नमेंट शराब बंद किया था, लोग कहाँ पहुँच गया था? पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट क्या बोला सर? यह अनुच्छेद 47 का मामला है, इसमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसी कारण सर जान लीजिए, स्वास्थ्य संबंधित जो मामला होगा सरकार चाहे तो बैन लगा सकता है, परंतु उसे पाने के लिए आप न्यायालय के पास जाएंगे तो आपको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय खुद करना पड़ेगा आपको 5 साल पे उनके कार्य का अवलोकन करके। अब बताए 48 में क्या है? दुधारू। बताइए सर, गाय का वध करना निषेध है।